फॉर इवन एनी अदर बोर्ड एग्जामिनेशन, कोई यूएसएमएलई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा या कोई किसी और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, इसके अंदर हम आपको एमसीक्यू देते हैं जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ इट। ये एमसीक्यू तो हो सकता है आए भी ना आपके अंदर, मगर ये देखने के लिए कि आप लोग को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। और यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चन जहां पे भी आप लोग को मसला हो रहा है, ठीक है। तो वी प्रिफर दैट कि आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछें, मगर ये है वही एमबीबीएस का ही कोर्स। तो हम आपको सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एफसीपीएस पार्ट 1 में वही चीजें आती हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिया होता है एमबीबीएस में। इज इट क्लियर? So let's start the last two sessions of this immunology course. हमने कल ये स्लाइड पढ़ी थी, इसके ऊपर आप लोगों ने, इस स्लाइड के बेसिस पे आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं, राइट? आपने टॉलरेंस और एंटीजेंस के बारे में मालूमात हासिल कर ली। व्हाट इज नॉर्मल इम्यून रिस्पांस, व्हाट इज एबनॉर्मल इम्यून रिस्पांस, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस के बारे में आपको पता चल गया। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा कि हम कब कहेंगे एग्जैजरेटेड, कब नहीं कहेंगे। तो आई होप कि नाउ यू आर ऑल क्लियर व्हाट इज एक्चुअली एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस एंड व्हाट इज एन एक्टिव इम्यून रिस्पांस, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है डिमिनिश्ड इम्यून रिस्पांस। तो आज हम जो बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्यून रिस्पांस हमारे माइक्रोब्स के खिलाफ किस तरह से लड़ता है, क्योंकि जो असल मकसद है हमारे इम्यून सिस्टम का वो यही है ना, टू कम्बैट द इन्फेक्शंस एंड देन टू डू द इम्यून सर्वेलेंस अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स एंड अदर डैमेजिंग टिश्यूज या डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स that are produced continuously in our body. ये वाली स्लाइड मैंने कल मिस कर दी थी, तो मैंने आज कहा कि आप लोग को दोबारा से समझाने के लिए आऊं। जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की बात कर रहे थे कि जब पहली दफा जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है और एंटीबॉडीज बनती हैं, तो दे आर द आईजीएम एंटीबॉडीज, राइट, एंड देन आईजीजी एंटीबॉडीज आर बीइंग फॉर्म। पहली दफा जब बनेगा रिस्पांस हल्का होगा, और जब नेक्स्ट टाइम वही ऑर्गेनिज्म आएगा, क्योंकि मेमोरी सेल्स बन गए, तो रिस्पांस विल बी हाइटन। सो दिस इज नॉट एन एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पांस, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इम्यून रिस्पांस, ठीक है। इज इट ओके विथ यू ऑल? अब हम बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स एक दो क्विज अटेंड करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी, अब मैंने बहुत आसान से शुरू में क्विज रखे हैं, और ये इस पर डिपेंड कर रहा है जो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। So the first one is lymphocyte function assay was done in a 35-year-old male with a history of recurrent viral infections. The NK cell function was found low against virally infected cells. And this is due to, क्या होना चाहिए इसका आंसर? Anyone, all of you? Either you can say it on your mics or you can type in the message box. क्या आंसर होना चाहिए इसका? A. यस, एक ही की तरफ से आंसर आया है, बाकी सब के पास कोई आंसर नहीं है इसका? यस, गुड। मेरे ख्याल से आप लोग को पता है सी इज नॉट करेक्ट। हमने कल पढ़ा था कि एनके सेल्स के ऊपर एक्टिवेटिंग और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, और जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है वो इट इज बाउंड टू एमएससी मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से एनके सेल की एक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उसका मतलब यही है कि एमएससी मॉलिक्यूल्स पे मौजूद हैं। दैट इज व्हाई। गुड। सो अनदर क्वेश्चन इज histopathology report of a 14-year-old girl is showing chronic granulomatous inflammation. This is a feature of which infection? किस infection में ये होता है? So very tuberculosis. सब बोल रहे हैं आप। Okay. See, so this is the confidence level I want to have from you. अच्छा, now we are going to talk about. Can you please show previous slide? This is the previous slide. This slide. अच्छा, now we are going to the first one. which one? The first slide. क्यों आप उस समय मौजूद नहीं थी जब we started it? Okay. So this was the first slide. हमने सिर्फ ये पूछा था कि lymphocyte function ऐसे हमने किया है एक के अंदर एक 35-year-old male में with a history of recurrent viral infections, और उसमें NK cell function की activity we found it low. So why it was low? So because NK cell had
The receptors on the NK cells are binding with MSC class 1 molecules, so they were not active against the virus. This we have done. Now we are going to talk about the complement system. So anyone of you बताएगा कि है क्या complement system क्या होता है? From your background knowledge. C1, 2, 3, 4, 5, 6, C9 till 12. ये तो आप मुझे बता रही हैं nomenclature ना? अगर मैं आपसे definition पूछूं कि है क्या, तो आप क्या बताएंगी? क्या काम है इसका complement system का? A proteins, system of proteins. It's a system of enzymes, protein enzymes. Enzymes ही proteins होते हैं, मगर it's a collection, is a system of enzymes. ठीक है? It's a large group of proteins जो कि in which they are soluble proteins as well, and the proteins that are present on the cells also. और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर जो cells के ऊपर होते हैं, ये हम इनको कहते हैं complement receptors mostly. और there are some complement regulatory proteins as well. तो जो complement system होता है, इसके अंदर बहुत सारे किस्म के proteins होते हैं. They are mostly enzymes. और इसमें आपके soluble form भी होगा, cell membrane associated form भी होगा, complement receptors भी होंगे, complement regulatory proteins भी होंगे. जब हम complement system की बात करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. Mainly they are produced by the hepatocytes, macrophages, intestinal epithelial cells, etc. उनके functions क्या होते हैं? थोड़े से functions बता दो मुझे. किसी को यहाँ पे पता है कि क्या करता है complement? Enhance करता है ability of antibodies and phagocytic cells to clear microbes and damaged cells. Very good. Any other function? That's why they are called complement proteins, because they are complementing the antibodies. It promotes inflammation also. Yes. Chemotaxis. Exactly. Yes, very good. So ये इसके बहुत सारे functions हैं. ये बहुत सारे cells के ऊपर complement system act कर रहा है. आपने देखा, क्योंकि कहाँ act करेगा? जहाँ receptors हो गए. जिससे मैंने कल समझाया था ना कि receptors are the gateway. कोई भी reaction होने के लिए एक होता है हमारे पास ligand, कोई भी molecule जो bind करेगा एक receptor से. अगर किसी चीज का कोई receptor कहीं से missing है, नहीं होगा, तो वो reaction नहीं होगा वहाँ पे. अगर कोई organism भी किसी body के अंदर आता है, जैसे कोई viruses हैं, वो हमेशा they enter through a receptor which is a gateway. अगर वो receptor missing होगा, तो वो virus वहाँ या कोई भी organism cannot enter, it cannot cause any reaction. ठीक है? तो इसी तरह से जिस cells के ऊपर हमारे complement के receptors होते हैं, उन सारे cells के ऊपर हमारे complement proteins act करेंगे. जैसे neutrophils है, monocytes है, mast cells, macrophages, dendritic cells, B cells and T cells. और हर जो जिसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो उस हिसाब से फंक्शंस भी होंगे इनके. जैसे अगर न्यूट्रोफिल्स हैं या फेगोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब या इनके ऊपर जब बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, तो क्या क्या हो सकता है? ऑप्सोनाइजेशन हो सकता है, लाइसिस. अगर ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं तो लाइसिस हो सकता है, या पैथोजेंस के ऊपर अगर ये जाके लग जाए तो पैथोजन की लाइसिस कर सकते हैं. किसी ने कहा कीमोटैक्सिस, वेरी गुड. इन्फ्लेमेशन, अब ये इन्फ्लेमेशन करते हैं क्योंकि ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स भी बनाते हैं. जब एक्टिवेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, तो ऐसे प्रोटीन्स लिबरेट होते हैं जो कि एनाफाइलैक्सिस को दे हेल्प इन causing the inflammation or promote inflammation, and they also causes cell activation. फिर they are the disposal system, यानी कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हमारे बॉडी में हमेशा बनते ही रहते हैं, क्योंकि हम सब जो इन्वायरमेंट में हैं, कहीं भी हो दुनिया में, they are pathogens, they are damaging molecules that come into our body. तो वो हमेशा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते रहते हैं. अगर वो हमारे बॉडी में से रिमूव नहीं होंगे, तो वो हमारे पास एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा? डिपॉजिट होंगे, जैसे भी आपने पढ़ा होगा ऑटो इम्यूनिटी के अंदर. तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का जो सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में. कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, इसको हम आगे पढ़ते हैं. इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि पार्ट ऑफ द इंडियन इम्यून सिस्टम है, लेकिन वो हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है बाय प्रेजेंटिंग द एंटीजन्स. सो यहाँ पर भी ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, दे एक्चुअली प्रोमोट्स बी सेल फंक्शन, जो जहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स पे, और वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं बी सेल्स को. इस तरह से दे
so they help in the elimination of self-reactive B cells also in the generative lymphoid organs, and they also causes enhancement of the immunological memory. अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कितने pathways होते हैं complement activation के? Ma'am, 3. classical, alternative और lectin pathway. That's it. Very good. क्या difference होता है? Classical pathway कैसे activate होता है? When C1 and C2 binds to antibody attached to antigen. Very good. और alternate pathway कैसे activate होता है? How the alternate pathway is activated? Ma'am, वो नहीं पता. Okay. और lectin pathway? चलो देखते हैं. ये हमारे 3 pathways हैं. अब lectin pathway में कौन सा important protein है हमारे पास? Mannose binding lectin. ठीक है ना, MBL. और यहाँ पे हमारा जो important protein है वो C1q है, और यहाँ पे हमारा जो protein है वो C3b है. Alternate pathway is activated by C3b. ये C3b कहाँ से आ रहा है? हमारे बॉडी के अंदर जो C3 मॉलिक्यूल्स हैं ये एंडोजिनसली ये मुस्तकिल टूटते रहते हैं इंटू C3a या स्प्लिट होते रहते हैं इंटू C3a एंड C3b. ठीक है, ऑटोनॉमसली. और ये जो है जैसे ही स्प्लिट होते हैं वैसे ही इनएक्टिवेटेड भी हो जाते हैं. अगर इनको कोई पैथोजन का सरफेस मिल जाता है तो वहाँ जाके ये बैठ जाते हैं C3b मॉलिक्यूल्स, और फिर ऑल्टरनेट पाथवे एक्टिवेशन शुरू होता है. अदरवाइज हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर ये एक्टिवेशन नहीं होता, जो कि एक रेगुलेटरी सिस्टम है पद्धति की तरफ से. ठीक है. इसी तरह से क्लास 1 पाथवे के अंदर जैसे अभी आप लोग को अच्छे से पता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो FC पोर्शन है, हमने पढ़ा था ना, वाई शेप मॉलिक्यूल है, उसका वेरिएबल पोर्शन होता है FC. हर पोर्शन का कुछ ना कुछ काम होता है. तो FC पोर्शन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं. अगर उनके पास ऊपर आके एंटीजन लग जाए तो पहले जाके C1q को बाइंड करता है. इस तरह से लेक्टिन पाथवे के अंदर मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जब अगर बाइंड कर लेता है ऑर्गेनिज्म के साथ तो उसके वजह से हमारा ये थर्ड पाथवे लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होगा. अब ये तो आप लोग को पता ही है C1q, उसके बाद इसने एक्टिवेट किया C1r C1s को, और फिर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं. these proteins are actually enzymes. जब ये शुरू में जब ये नहीं होते एक्टिवेटेड या स्प्लिट नहीं होते तो हम इनको कहते हैं प्रो एंजाइम्स, और जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो दे गेट एक्टिवेटेड, तो ये एंजाइम्स बन जाते हैं. ठीक है. तो आप ये जो एंजाइम बना है इसको ये क्या करता है, C4 और C2 को स्प्लिट कर देता है. C4a C4b बनेगा और C2a C2b बनेगा. राइट. C4b C2a मिलके आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज. इसी तरह से MBL के अंदर ये जो प्रोटीन है आगे जाके MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस 1 और 2 के साथ बाइंड करेगी, और इनका काम भी ये होता है कि वो C4 और C2 को स्प्लिट करते हैं और C4b C2a बनता है. ये C3 कन्वर्टेज है क्लासिकल पाथवे का भी और लैक्टिन पाथवे का भी. ओके, इजी. ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर हमने कहा C3b एक्टिवेट कर रहा है. C3b जब जाके लग जाता है किसी माइक्रोब के सरफेस के ऊपर तो फैक्टर B जो हमारे बॉडी के अंदर है, ये ब्लड में है, वो आके इसके साथ मिल जाता है. और फिर उसके बाद फैक्टर D और हमारे पास फैक्टर होता है जो इसको ब्रेक करता है B को, जो स्प्लिट हो जाता है BA और BB में, और फिर C3b BB ये मिलके आपका C3 कन्वर्टेज बनाते हैं. तो आपका C4b C2a जो है उस आपका लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे का कन्वर्टेज हो गया, और ऑल्टरनेट पाथवे का हमारे पास C3b और BB हो गया. राइट. ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर आपका C4b और 2a का कॉम्प्लेक्स बना है तो आपका यहाँ पे C4a और C2b भी बना था. इसी तरह से यहाँ पे आपका BA भी बना था. तो इनके अपने अलग फंक्शंस होते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे. तो ये जो C3 कन्वर्टेज है क्या करेगा, C3 को स्प्लिट करेगा. राइट. जब C3 को स्प्लिट करेगा तो वही 3A और 3B बनेगा, और 3B जाके इस कॉम्प्लेक्स के साथ लग जाता है. उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, फिर इसको हम क्या कहते हैं, जब ये अब ये C3 कन्वर्टेज था ना, अब इसके आगे कौन सा कन्वर्टेज बनना चाहिए, एनीवन? C5 कन्वर्टेज बनना चाहिए. ठीक है. C3 स्प्लिट होगा, उसके बाद C5 स्प्लिट होगा, और उसमें क्या होता है आपका, जब C5 स्प्लिट हो जाता है
तो उसके साथ जो बाकी के सारे प्रोटीन्स हैं हमारे पास C6, 7, 8, 9 आके इसके साथ लग जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये हमारा सेल को लाइसिस करता है जहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ होता है, जिस सरफेस के ऊपर भी। आर यू ओके विद इट? तो पहला स्टेशन क्या था कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज का? C3 कन्वर्टेज बनना। जब वो बन गया तो उसके बाद दूसरा स्टेशन क्या था? C5 कन्वर्टेज। ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर हम जब रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं ना कि इनहिबिशन, लेकिन ऑल्टरनेट पाथवे में एक जो प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो इट्स अ पॉजिटिव रेगुलेटर। यानी ये जरूरी होता है इसके C3 कन्वर्टेज को C5 कन्वर्टेज में बनाने के लिए, और C3 कन्वर्टेज बनाने में भी इसका फंक्शन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे खास तौर पे डिजीज इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमने कहा था ना इनका भी फंक्शन होता है, और हर जो स्प्लिट प्रोडक्ट्स हम जिनको कहते हैं, तो C3B, C4B वैसे तो ये बना रहे हैं हमारा C3 कन्वर्टेज और आगे जाके C5 कन्वर्टेज, लेकिन इसके अलावा दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ apoptotic bodies and immune complexes by opsonization and clearing them from the circulation। इसीलिए अगर इनमें से कोई प्रोटीन नहीं होता तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस रिमूव नहीं होते और इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिजीजेस हमारे पास हो जाती हैं, जैसे SLE है और दूसरी किस्म की डिजीज है। इसी तरह से जो C3A, C4A और C5A लिबरेट हुआ है, ये क्या करवाता है? इन्फ्लेमेशन, जो हमको पता है कि ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। कैसे कराता है ये इन्फ्लेमेशन, कोई बताएगा? C3A, C4A, C5A इन्फ्लेमेशन कैसे प्रमोट करता है? C5 is a powerful chemoattractant. कैसे? C5 is मुझे दोनों में से किसी की बात समझ नहीं है, हाथ रेस कर दो जो बोलना चाहता है। चलो बोलो, अब एक बोलो। C5 is a powerful chemoattractant. Chemotaxis. ओके, और क्या करता है? कीमोटैक्सिन से करते हैं और मास्ट सेल एक्टिवेशन भी करते हैं। इनके रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल्स पे, और मास्ट सेल इज द प्रोटोटाइप ऑफ द सेल्स इन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अच्छा, जब इतना सारा एक्टिवेशन होगा और ये अगर रेगुलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन बहुत, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इन्फ्लेमेशन अगर रेगुलेटेड हो, एक्यूट हो और रिजॉल्व हो जाए बाद में, तो इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेकिन अगर वही बहुत ज्यादा हो जाए या क्रॉनिक हो जाए तो इट्स अ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, राइट? तो इसी तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन बहुत ज्यादा चलता जाए, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करने के लिए होते हैं। यहाँ पर हर पाथवे के लिए होते हैं, हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे होते हैं। जैसे यहाँ पर, सॉरी फॉर दिस टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है केक जैसा नजर नहीं आ रहा, तो एक जो आपका क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन का आपका सबसे इम्पोर्टेंट इनहिबिटर जो है वो है C1INH। क्या कहते हैं पूरा, क्या इसका नाम? C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा? अगर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट नहीं हो, ये तो इनहिबिटर है क्लासिकल पाथवे का। It inhibits the classical pathway activation। जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो इसका हम कहते हैं एंजियोएडिमा। ओके, इसी तरह से C4B बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है जो कि C4B से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम कर सकता है। लेकिन जब भी हम एंजियोएडिमा की बात करते हैं, खास तौर पे प्राइमरी या सेकेंडरी की भी, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट C1INH इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी दैट कॉजेज एंजियोएडिमा। ओके, फिर फैक्टर H क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। तो अगर फैक्टर H नहीं होगा तो क्या होगा? अगर फैक्टर H का म्यूटेशन हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? ऑल्टरनेट पाथवे में क्या फर्क पड़ेगा? क्या होता रहेगा बताओ? एनीवन? C3B जो है, C3B में कन्वर्ट नहीं होगा। बिग वन, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, ये
इनहिबिटरी प्रोटीन्स। इनहिबिटरी प्रोटीन्स का मतलब ये है कि आपका एक नॉर्मल जो एक्टिवेशन पाथवे है उसको वो इनहिबिट कर रहा है। C1INH इनहिबिशन कर रहा है क्लासिकल पाथवे को, यानी उसको होने नहीं दे रहा, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर H इज एन इनहिबिटरी प्रोटीन, यानी वो C3b कन्वर्टेज जो ऑल्टरनेट पाथवे से बन रहा था उसको रोक रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो पाथवे अगर एक दफा एक्टिवेट हुआ तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इट विल जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. अगर इनहिबिटरी प्रोटीन्स नहीं होंगे, जब एक दफा एक्टिवेट हो जाए पाथवे तो फिर वो उसको रोकने वाला नहीं होगा। अगर उसकी जरूरत नहीं भी तब भी वो एक्टिवेटेड ही रहेगा। हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था ना, होमियोस्टेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। जब भी एंटीजन रिमूव हो जाते हैं और जरूरत नहीं रहती तो उसको वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आना जरूरी है। अगर वो हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे तो वो नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर ऑल्टरनेट पाथवे से एक्टिवेशन हो रहा है किसी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया और एक्टिवेशन शुरू हो गया, तो अगर जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो गया तो आपको इस पाथवे की एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे फैक्टर H होता है जो इसको रेगुलेट करता है। अगर फैक्टर H नहीं होगा तो ये पाथवे होता चला जाएगा एक्टिवेट। तो अब क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। इधर भी आप समझ लें कि अगर C1INH नहीं होगा तो पाथवे एक्टिवेट होता चला जाएगा, तो आपकी जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं ये आपकी कम होती चली जाएंगी, है ना। इसी तरह से जब कम होती चली जाएंगी इसका मतलब है कि बहुत सारी C4 भी टूटेंगे और C3 भी टूटेंगे, ऐसे ही है ना। इसी तरह से अगर फैक्टर H की म्यूटेशन हो जाए तो आपके जो C3 प्रोटीन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्प्लिट होते रहेंगे, फैक्टर B भी स्प्लिट होता रहेगा और ये कंज्यूम होता रहेगा, ठीक है। तो इनका एक जो फंक्शन होता है, जब ये कम होता जाएगा तो एक तरह की इनकी एक्वायर्ड डेफिशिएंसी होती जाएगी बॉडी के अंदर। इसी तरह से हमारे पास और का नाम क्या होगा फिर? ब्लड डेफिशिएंसी होगी, ये हम आपको भी पढ़ाते हैं, इसके नाम में अभी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो फैक्टर्स है और भी जो कि ज्यादातर ये तो हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, C1INH है या C4b बाइंडिंग प्रोटीन है या फैक्टर H है। कुछ हमारे इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं जो सेल सरफेस के ऊपर होते हैं और वो वहां पर ज्यादा वो सारे के सारे पाथवेज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लासिकल पाथवे हो और लेक्टिन पाथवे हो। जैसे फैक्टर I है, CR1 है, CD35 है, CD46 है, डिके एक्सिलिन फैक्टर है या CD59 है। तो ये इनकी डेफिशिएंसी से सारे पाथवेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या डिजीज होगी अब हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसी तरह से जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, जहाँ जो मैक बन रहा होता है, वहां पे हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ उसको इनहिबिट करते हैं, जैसे प्रोटीन S है या क्लस्ट्रिन है। अच्छा, अब ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे और उसका फंक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन डिसऑर्डर्स जो है एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन वो क्या क्या है। दो किस्म के हो सकते हैं, या तो अक्यूट या फिर क्रॉनिक। अक्यूट के अंदर जैसे हमने सुना है कि एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है या इस्कीमिया परफिशिएंट इंजरी, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या लंग इंफार्क्शन है, तो वहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, एक दफ़ा शुरू हो गया और वो रुक नहीं रहा है या ज़्यादा हो गया किसी वजह से, या वहाँ पे स्टिमुलेशन ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी वजह से अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। और हाइपर अक्यूट रिजेक्शन के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बना, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुए और उसने वहाँ पर जो हमारे जो जितने सारे फंक्शंस हैं कॉम्प्लीमेंट के, कि एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन हो रहा है या मास्ट सेल एक्टिवेशन होता है, वो सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़, हर इम्यून रिएक्शन जो कि अनफेवरेबल है, फेवरेबल है, वो आपका ऑगमेंट हो जाता है। जैसे कि सेप्सिस, बर्न्स के अंदर एस्थमा हो रहा है तो ज़्यादा एस्थमा हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, हीमोरेजिक शॉक हो सकता है, सही है। अच्छा, क्रॉनिक के अंदर ये होता है कि कोई जैसे एक डेफिशिएंसी CD55, 59 की आपने पढ़ी होगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इसमें पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया होता है, ये क्रॉनिक है। मतलब ये यहाँ पे एक्यूट है, अगर इसको आपने ये खत्म भी हो जाएगा एक्यूट इंजरी अगर आपने इसको हैंडल कर लिया। लेकिन पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या सिस्टेमिक ल्यूपस नेफ्राइटिस, ऐसी चीज, लूपस एरिथेमेटोसिस, ऐसी डिजीज हैं जो क्रॉनिक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जिनके अंदर चलता रहता है और उसको आपको फिर अलग से ट्रीट करना पड़ता है सही से। तो सारे ऑटोइम्यून